नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट 2 बचपन लेकर के आए हैं। आशा करते हैं आपको समझ आएगा। और पाठ शुरू करने से पहले आप एक बात ज़रा ध्यान से सुनिए कि आपको वीडियो अंत तक देखनी है, क्योंकि अंत में पाठ समाप्त होने के बाद में जो पीछे पाठ के अभ्यास कार्य दिया होता है हम उसे भी आपको समझाएंगे, तो इसलिए वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं हम। पाठ 2 बचपन। बचपन जिसमें आप लोग भी आते हैं, आजकल आप लोग भी बचपन में ही हो। तो ये जो इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, वो भी अपने बचपन की बातें बता रही है। चलिए वो क्या बता रही हैं शुरू करते हैं। वो शुरू करने से पहले आपको एक लाइन में यही बता रही हैं कि वो अपने बचपन की ओर आपको ले जा रही हैं। पाठ शुरू करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि मैं शायद पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब जैसे 1900, 2000, तो ये शताब्दी में गिने जाते हैं, ठीक है। तो वो पहले जो थी बचपन में वो गहरे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है तो उसे हल्के रंग पसंद आते हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। तो दशक मतलब जो पिछले 10 वर्ष हैं, दशक मतलब 10 वर्ष। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, यानी कि जो बच्चे आमतौर पे पहनते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो फिर पहनावे में भी बदलाव आ जाता है। चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते, गरारे। गरारे क्या होता है? ऐसे ही होता है जैसे चूड़ीदार होते हैं, तो उसमें लेकिन वो नीचे की तरफ फ्रिल लगी होती है, तो वो थोड़ा लहंगे टाइप होते हैं, लेकिन उनमें बीच में पार्टीशन होता है, ठीक है। बचपन में के जो कुछ फ्रॉक तो आज भी मुझे याद हैं। लेखिका कहती हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे आज भी याद है। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखने और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का बड़ा चलन था। जब इस तरह के फ्रॉक बनाए जाते थे उसमें एक जेब भी होती थी जिसमें रुमाल रखते थे, और बालों में जो है इतराते हुए वो रंग बिरंगे रिबन का भी चलन था। लेकिन आजकल कोई रिबन नहीं लगाता, आजकल तो सब रबर बैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंगी थी फर, ठीक है। तो ये इस तरह के फ्रॉक जो हैं वो मैंने काफ़ी पहने हैं। और वो जो फ्रॉक थे वो 2 ट्यूनिक, तो उनमें से मुझे आज भी याद हैं। ट्यूनिक का मतलब होता है 2 तरह के, 2 in 1 जिसे हम बोलते हैं। जैसे डबल एक फ्रॉक, उसके ऊपर जैकेट टाइप, इस टाइप के जो होते हैं वो उन्हें ट्यूनिक भी बोला जाता है। तो वो ट्यूनिक मुझे आज भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी मतलब प्याज, ऑनियन कलर का। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज़ों की स्टॉकिंग भी याद है। मोजे और
स्टॉकिंग। स्टॉकिंग होती है लंबी, मोजे होते हैं थोड़े ये घुटनों से नीचे आते, स्टॉकिंग होती है लंबी। ठीक है। बचपन में हमें अपने मोजे यानी अपनी जुराबें खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इनकी सख्त मनाही थी। हम जो बच्चे थे हमें इतवार की सुबह इसी काम में लगना पड़ता था, ये इसी में हम अपने इतवार की सुबह लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, जूते कपड़े और ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक खूब उभरने लगती। तो यहाँ पे बताया गया है कि बचपन में जो हमें मोजे थे अपने शूज़ के, वो शूज़ की पॉलिश भी खुद करनी पड़ती थी, मोजे भी खुद धोने पड़ते थे। वो मोजे जो है हमें नौकर नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, उनके लिए हमें इतवार के दिन का समय मिलता था, उसमें हम वो अपने मोजे धोते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता। अब यहाँ सर्वर कौन है? सर्वर जो है वो लेखिका का बेटा है, जिसे वो अपनी बचपन की सारी बातें बता रही है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू का मतलब क्या है? जूते। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आराम देना मतलब जिसमें चलने में आराम हो, फिरने में आराम हो, तो वो ऐसे जूते आजकल बहुत ज़्यादा आरामदेह जो हैं वो आ गए हैं। हमें अब नए जूते मिलते, जब हमें नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। रुई मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद सी होती है ना, कॉटन। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर, यानी कि हमें अपने जूतों को, जो नए नए जूते काट लेते हैं ना, छाले पड़ जाते हैं, उसका इलाज भी खुद ही लेकर के चलना पड़ता था। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर का मतलब क्या है यहाँ? शनिवार, सैटरडे, हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, जिससे कि हमारे अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, उसकी वजह से हमें पिलाया जाता था। कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल। यह एक मुश्किल काम था। मुश्किल तो था ही भाई, कड़वा लगता है ना वो पीने में। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, क्योंकि जैसे ही शनिवार आता तो हमें सर्दी चढ़ जाती कि हाँ अब तो हमें ये पीना ही पड़ेगा, और इसको पीने से जो है वो हमारा जो अंदर का मन है वो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको दो शब्द दिए गए हैं, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जो होता है वो अरंडी का तेल होता है, ये भी कड़वा होता है। और ऑलिव ऑयल जो होता है वो होता है जैतून का तेल। जैतून का तेल ये खाने में भी यूज़ होता है, और इससे खाना भी बनाया जाता है और मालिश भी की जाती है। जैतून एक जामुन की तरह का होता है, फल होता है, बहुत महंगा आता है। ठीक है। तो ये जो है हर शनिवार को इसकी जो है डोज बना के दी जाती थी, जिसको कि बच्चों को पीना पड़ता था हर शनिवार को। छोटे शीशे के गिलास, यानी कि बहुत छोटे छोटे से गिलास होते थे जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। अब मितली क्या है? यहाँ पे आप पूछोगे कि मितली क्या है? मितली को कहते हैं उल्टी। जब मन खराब होता है ना, उसे कहते हैं उल्टी, मितली आना। और जो चीज़ हमारे मन मुताबिक ना हो, स्वाद ना हो, तो उसमें हमें उल्टी तो आएगी ही। ठीक है। तो मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। सेहत के लिए ही तो सब कुछ किया जा रहा था। पर क्या करें, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि हाँ हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। बस बच्चे तो सोचते हैं कि हमारे लिए ही सब कुछ ये जो है ये किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए कुछ बुरा ही होगा। ठीक है। तो चलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं। अब दिलचस्पियाँ क्या होता है?
रुचियाँ, जिस खाने का कोई भी चीज़ हो या किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट याद रहे। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अब ग्रामोफोन क्या होता है? ग्रामोफोन जो होता है, जो इस तरह के डायल करने वाले जो फ़ोन होते हैं ना, वो, ठीक है, ग्रामोफोन। रेडियो और टेलीविज़न की तो बात ही छोड़ दो। उस समय रेडियो और टेलीविज़न तो, और आज तो टेलीविज़न क्या, आजकल तो टीवी में भी नई नई की किस्में आ गई हैं। जैसे आपकी एलईडी, एलसीडी थी पहले, फिर एलईडी हो गई। तो हर एक समय के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं। तो वही कृष्णा सोबती अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे ज़माने में और हमारे ज़माने में जो है बहुत फ़र्क आ गया है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। हमारे बचपन में जो है, जब हम ठंडा एक कुल्फ़ी खाते थे तो उसको कुल्फ़ी बोला जाता था, और आज उसे आइसक्रीम बोलते हैं। कचौड़ी, समोसा पैटीज़ में बदल गया है। जब हम तो उस समय कचौड़ी खाते थे, और आज वही चीज़ें जो हैं समोसा और पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कॉक पेप्सी में, पहले जो है लोग, जब कोई मेहमान आता था तो शरबत और ये शहतूत, फालसे और खसखस यानी इनकी ठंडे शरबत पिलाते थे। परंतु आज आज तो फटाफट जाओ दुकान पर, कोक पेप्सी, ये देखो कोक पेप्सी की जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, जिसको आप कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं। बट क्या है ये? है तो नुकसानकारी। पहले लोग तो कुछ और ही पीते थे, यानी ठंडा शरबत जो सेहत के लिए अच्छा होता था। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी, कंचे वाली, ठीक है, कंचे वाली, ये इस टाइप की होती थी वो, ये, और इसके बीच में यहाँ पे कंचा होता था। वो जब भी इसको ऊपर को यहाँ पे जाते थे तो वो नीचे आते, इसमें पूरे इसमें भरा होता था, ठीक है। लेकिन आज वो नहीं पीते हैं। शिमला यानी शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। वेंगर्स और डेवी को नाम के रेस्टोरेंट, होटल टाइप जैसे थे, उनमें वहाँ पे चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी, जो दिल्ली और शिमला में, ठीक है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हम जो बहन भाई थे तो हमें ड्यूटी दी जाती थी कि जाओ मॉल से जा कर के ब्राउन ब्रेड ले आओ। ब्राउन ब्रेड जो होती है वो आटे की बनी होती है, और एक ब्रेड होती है वाइट वाइट जो मैदा की बनी होती है। तो ब्राउन ब्रेड जो है वो गेहूं वाली होती है, गेहूं के आटे की। तो उसको लाने के लिए हमारी ड्यूटी लगती थी। ड्यूटी यानी जिम्मेदारी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान मतलब चर्च था वहाँ पे, चर्च के सामने बहुत बड़ा सा एक मैदान था। वो वहाँ से एक उतराई, यानी पहले हम ढलान पे चढ़ते, फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरते और मॉल पर पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर क्या होता है? जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, दूध, ब्रेड, मक्खन, पनीर, इस टाइप की, तो उसे कन्फेक्शनरी की दुकान बोलते हैं। पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। देखिए यहाँ पर जगह जगह विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ पर आता है? जहाँ पे आश्चर्य हो, खुशी हो, घृणा हो, नफरत हो। तो नफरत और घृणा वाली तो बात है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो खुशी वाली बात है। इसलिए यहाँ पे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा है, और चिन्हों का आप विशेषतः ध्यान रखा करो, ठीक है बच्चा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले गद्यांश पर। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। आजकल की तरह नहीं है, जैसे कि आजकल के बच्चे हर दिन चॉकलेट खाते रहते हैं, रोज़ चॉकलेट, दिन में कई बार चॉकलेट। लेकिन ऐसा हमारे समय में नहीं था। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। कृष्णा सोबती बोल रही है ये, कि हम भाई बहनों में सबसे ज़्यादा स्टॉक मेरे पास ही रहता था।
मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, यानी कि जो हमारी साइड टेबल होती है ना, वहाँ पे मैं रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती, क्योंकि मुझे आदत थी रात को बिस्तर में लेट जाओ और चुपचाप मज़े से धीरे धीरे वो चॉकलेट खाते रहो। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के काफ़ल, काफ़ल जो शब्द होता है, ये जो फल होता है एक तरह का, ये ऐसा ही होता है जैसा सहतूत होता है ना, लेकिन सहतूत के फल में और इस फल में थोड़ा सा अंतर होता है। सहतूत जो होता है वो थोड़ा पतला होता है और जो काफ़ल फल होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, बड़ा, लेकिन होता उसी टाइप का है, उसी के ख़ानदान का है, कहने का मतलब यही है। और ये कैसे होते थे? खट्टे मीठे। और बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे? योजक। और ये किस में आ सकता है? ये समास में भी आ सकता है। किस में? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो आपको हर समय ये ध्यान रखना होगा कि हम अध्याय में पढ़ते समय कोई चीज़ छोड़ ना दें। हर चीज़ को आपने रेखांकित करना है और रेखांकित करते करते उसको पढ़ते भी जाना है कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी। ये जो काफिल फल होते थे ये कुछ एकदम लाल होते थे और कुछ गुलाबी। रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए, ऐसे फल थे ये। चेस्टनट, एक और अजीब गजब, अजीब यानी गजब की चीज़। चेस्टनट जैसे आपका ये फल था, वैसे ही चेस्टनट भी एक ऐसे ही फल था। जैसे रसभरी होती है इसी टाइप का। आग पर, लेकिन ये जो फल था, ये फल जो है ये आग में भूना जाता था। आग में भूने जाने पर इसका जो छिलका है उसे फिर छिलके को उतार कर हम मुंह में डाल लेते थे। जैसे एक पपोटन टाइप का भी होता है, इसके ऊपर छिलका जो है, लेकिन इसे आग में भूना जाता था और आग में भूनने के बाद इसका छिलका अलग हो जाता था और इसके जो अंदर का हिस्सा था वो सीधा गया मुंह में। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूरन। आपने एक पिक्चर देखी थी ना, इसमें क्रांति पिक्चर भी है, एक नाम आता है उसमें, चना जोर गरम बाबू में लाई मज़ेदार, इस टाइप का ही ये उसी ज़माने का है। ये जो गाना है ये उसी समय का है। देखिए आपको नीचे भी इसमें दिखाई देगा इसी गद्यांश में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। अनारदाने का जो चूर्ण होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। सुनाते सुनाते कृष्णा सोबती के मुंह में जो है वो पानी आ रहा था। क्यों? क्योंकि अपने ज़माने की जो चीज़ होती है वो याद आती ही है। आप भी कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तो बर्गर, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों में ज़्यादा मज़े लेते हैं। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह आज भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल था। नीरा मतलब केवल, नीरा का मतलब यहाँ पे क्या है? केवल। केवल हाथ का कमाल था, उसमें उसका कुछ चूर्ण का कमाल नहीं था। कहते हैं ना, बनाने का भी एक तरीका होता है। खाना तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हर किसी के हाथ में इतना स्वाद नहीं होता जितना होना चाहिए। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। तिकोना, कौन के हिसाब का, आप पढ़ते हो ना मैथ्स में भी, कॉर्नर, कौन। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, क्योंकि ये उस समय का ही फिल्म आया हुआ गाना है। उस समय एक क्रांति पिक्चर आई थी, उसमें ये गाना गाया हुआ था और इसमें हीरोइन का नाम भी था, क्या है उसका? हेमा मालिनी। आपको लेकिन पुराने ज़माने की पिक्चरें आपको कहाँ आती होंगी, आप लोग तो आजकल की तड़क भड़क पिक्चरें देखना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। बुरकवाने का मतलब क्या था? छिड़कवाना। बुरकवाने का मतलब क्या है? छिड़कना। ठीक है, छिड़कना। गिरजा, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक, यानी जब हम, उसका मैदान इतना बड़ा था कि पूरा मैदान घूमते घूमते हमारी जो है एक पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी।
लय और रफ्तार का मतलब तुकबंदी। छुटपन यानी बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। जैसे आपने देखा ना मुंबई की चौपाटी, बीच, इसी टाइप में शिमला रिज था। वहाँ पर हमें बच्चों को घूमने का मौका मिल ही जाता था, हर किसी बच्चे को। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके आंकते, यानी घोड़ों को कमतर मतलब थोड़ा कमी के नहीं, घोड़े पे बैठने वाली कोई चीज़ है, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे, क्योंकि हमें जो शिमला के जो घोड़े थे वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई देते थे। हम सोचते थे हमारी नानी के जो ये हष्ट पुष्ट, क्या है यहाँ पे, हष्ट पुष्ट यानी खूब ताकतवर, तगड़े, ताकत वाले, ठीक है, ताकत वाले और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी, चलिए उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। शाम का जो समय था वहाँ पे गुब्बारे उड़ते हुए नज़र आते थे। सामने ऊंचा पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती थी, दूर दूर तक उनकी गूंज सुनाई देती। संगीतमय माहौल बन जाता था और ऐसा लगता था जैसे ईश्वर अभी हमें स्वयं ही कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो वहाँ पे जो है धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, पहाड़ दिखने बंद हो जाते हैं, चारों तरफ बत्तियां जलने लगती हैं। और जो वहाँ पे जो हमारा वो रिज है जहाँ हम घूमने जाते थे, उसकी रौनक जो है, उसकी दुकानें जो थे, उसका जो भव्यता है, वो सुंदरता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। सर्वर स्क्वेंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला में उस समय कालका ट्रेन चली हुई थी और उसके शोरूम में एक दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ रखा था, जिसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, यानी कि जो है उस पर लाल टीन पड़ा हुआ था, उसका स्टेशन है। और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, यानी कि पूरा ऐसा ही माहौल जैसे एक प्लेटफॉर्म का होता है जहाँ पे ट्रेन आती है, पूरा वही दृश्य एक दुकान पर बना हुआ था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी कि आज तो बहुत सारी तेज़ गाड़ियाँ हैं। जैसे आज की सबसे तेज़ गाड़ी कौन सी है, तेजस। तो इसी टाइप की वहाँ पर उस समय जो है वो शिमला कालका ट्रेन थी, उस समय वही सबसे तेज़ चलती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। ऐसा लगता था जब आकाश से जहाज़ों की आवाज़ आती थी तो बाहर निकल के बच्चे देखते थे तो ऐसा लगता था मानो एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। भारी भरकम मतलब वज़न वाला, भारी भरकम मतलब जिसका वज़न जो होता है वो ज़्यादा होता है, वज़न, ठीक है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे, क्योंकि मैं उस ज़माने की हूँ जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। शुरू में जब मुझे चश्मा लगा तो बड़ा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का
कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मुझे ऐसा डॉक्टर ने कहा है। मैं जैसा मुझे डॉक्टर ने कहा था मैं वैसा ही सभी लोगों को बोल देती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जो है मुझे जो भी डाइट फॉलो करने के लिए कहा था वो तो मैंने किया नहीं, नंबर बस कम ही होता रहा। जब आप दिन की रोशनी में छोड़कर, अभी कहते हैं ना कि रोशनी को अगर हम दिन में नहीं पढ़ेंगे, रात को लालटेन की टेबल लैंप के सामने हम अपना कार्य करेंगे तो फिर आँखों में तो तकलीफ़ होगी ही, और इसके अलावा होगा क्या। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे बहुत छेड़ा और क्या कहा, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो मुझे ये सब बातें कह कह कर चिढ़ाते थे और मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। इतना उन्होंने कहा लेकिन फिर मुझे बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना मतलब आईना यानी शीशा, मिरर, ठीक है, मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी, ऐनक का मतलब चश्मा, ठीक है, ऐनक उर्दू का शब्द है, चश्मा भी उर्दू का शब्द है। फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बार बार पहनूं, बार बार निकालूं और फिर देखो हैं सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ लग भी रही हूँ, नहीं लग भी नहीं रही हूँ। तो ये सब मैं करती रही, लेकिन फिर भी मुझे वो बात इतनी बुरी नहीं लगी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर, टोपा मतलब कैप, टोपा क्या है यहाँ पे, कैप, सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मजाक यानी मजाक क्या होता है, जब हम एक दूसरे से कुछ थोड़ा कुछ कह देते हैं तो बुरा ना लगना, उसे मजाक भी कहते हैं, हंसी उड़ाना। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है ये चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। वो कहते हैं ना, उम्र के साथ साथ सब कुछ जो है वो बदलने लगता है। तो ये थी मेरी बचपन की कहानी और वो सरवर को बता दी हैं कृष्णा सोबती ने, जो इसकी लेखिका हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, जो प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ये यहाँ पे संस्मरण, संस्मरण क्या होता है, जो यादगार चीज़ होती है उसको कहते हैं संस्मरण। एक होता है रेखा चित्र, ये गद्य की विधाएं हैं जो कि ये दी गए हैं। संस्मरण मतलब जो याद की हुई, जो उसकी खुद की अपनी, और रेखा चित्र होता है जो किसी के किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे का हूबहू शब्दों के माध्यम से कुछ उसके व्यक्तित्व को बताया जाए, वो रेखा चित्र होता है। ठीक है, इसमें आपके 5 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। ये संस्मरण से आगे के हैं जो प्रश्न हैं। यहाँ पे अनुमान और कल्पना भी है। कल्पना करो कि तुम अपने माता पिता के समान बड़े हो गए हो, तो अनुमान करके बताओ कि तुम्हारे ओढ़ने पहनने में क्या क्या बदलाव हुए। ये आपकी अपनी निजी है बातें, जो आपने कल्पना करनी है कि आप अपने माता पिता को किस रूप में देखते हो और आपके कपड़ों में और उनके कपड़ों के पहनने में क्या फ़र्क है। इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, यादों और क्रियाकलापों को बताने की कोशिश की है। तुम बड़े होकर क्या क्या कर सकते हो, अनुमान के आधार पर बताओ। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया गया है। अनुमान करके बताओ कि सर्वर कौन हो सकता है, जबकि मैंने आपको इस अध्याय के बीच में बता ही दिया है कि सर्वर कौन था। याद करो और सर्वर के बारे में, और ये जितनी भी अनुमान और कल्पना होती है ना,
ये जो अध्याय के पीछे दी गई होती हैं, इन्हें अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ इसके ऊपर चर्चा ज़रूर किया करो। इसी से आपकी कल्पनाओं की उड़ान आपको आगे ले जाएगी और आप हर एक तरह में अपना बचपन या पाठ से जो संबंधित है वो कार्य कर सकते हो। अब है भाषा की बात। भाषा की बात जो है, यहाँ पे क्रियाओं से भी भावनाएं, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। इस टाइप की जो होती हैं ये क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। संज्ञा तो देखो सबने पढ़ा है। संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के रूप कितने होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा जो होती है वो हर एक चीज़ संज्ञा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सारे आपको करने होंगे। ठीक है, संज्ञा में जैसे आपका भाववाचक संज्ञा सबसे पहले आपको होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिया से भाववाचक बनाना है। ठीक है, चलिए। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर यहाँ पे अच्छा दूसरा, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटकर लिखो और उनके हिंदी अर्थ को जानो। आप इसमें जितने भी इस अध्याय में अंग्रेजी के शब्द आए हैं उनको आपने रेखांकित करना है और उनको छांट करके अपने अभ्यास करना है और उनके साथ अपने सहपाठियों के साथ चर्चा भी करनी है। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ, 1 लीटर शब्द से संख्या परिमाण का आभास हो रहा है, क्योंकि इसमें संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन में निश्चित संख्या, यानी कि आपको कुल मिलाकर यहाँ पे जो है विशेषण का परिमाण विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, इन दोनों के भेद आपको बताए गए हैं और नीचे इसके अभ्यास कार्य दिया गया है जिसमें से आपको छांट कर लिखना है कि यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में थोड़ा सा अंतर है। संख्यावाचक जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे संख्यावाचक बोल सकते हैं। उसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों तरीके के होते हैं, जिसमें कोई भी संख्या हो, जैसे पेन है, पेन को हम गिन सकते हैं। अगर हमारे पास 4 पेन हैं तो निश्चित संख्यावाचक है। अगर हमारे पास कहें कि कुछ पेन हैं, क्योंकि वो गिने जा सकते हैं लेकिन अभी हमें बताना नहीं है, तो वो कुछ हैं, तो इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक है। परिमाण होता है जिस चीज़ को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे लीटर हो गया, मीटर हो गया, उसमें जो है यूनिट उसके साथ साथ आएगी। उसमें भी संख्या आ सकती है, जैसे 5 किलो, लेकिन किलो यूनिट उसके साथ आएगी। तो परिमाणवाचक में जो है वो इस तरह का आएगा। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है। ये जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब 2 दर्जन क्या है, यहाँ पे 2 दर्जन को आप गिन सकते हो, तो ये संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में आएगा, लेकिन कौन सा, निश्चित। ठीक है, निश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक है, क्यों? क्योंकि केला कभी भी हम तोल कर नहीं लेते हैं, हम केला हमेशा कैसे लेते हैं, गिन कर लेते हैं। 2 दर्जन यानी 24, 1 दर्जन में कितना होता है, 12, तो 2 दर्जन में कितना हुआ, 24। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आता है 2 किलो अनाज। यहाँ पे क्या आया, 2 किलो अनाज, लेकिन यहाँ पे 2 किलो है। किलो क्या होता है, यूनिट है, यूनिट यानी इसका परिमाण दिया गया है, और 2 क्या है, गिनती है, तो यहाँ पे परिमाण है, परिमाण, परिमाण यानी तोला गया है। ठीक है, गिन के नहीं लिया जा रहा। और 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, निश्चित, क्योंकि हमें 2 है। अगर यहाँ पे 2 की जगह कुछ होता
तो अनिश्चित हो जाता। समझ में आ गया आपके? आशा करती हूँ समझ गए होंगे। कुछ बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे, कुछ क्या है यहाँ पे? कुछ बच्चे। बच्चे को क्या कर सकते हैं आप? तोल तो नहीं सकते, गिन सकते हो ना, तो यहाँ पे संख्यावाचक आएगा। अब संख्यावाचक कौन सा आएगा? कौन सा संख्या है ये? यहाँ पे अनिश्चित है, तो यहाँ अनिश्चित करेंगे हम। ठीक है, अनिश्चित। समझ में आया? अब यहाँ पे है तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तो सारा, यहाँ पे क्या है? सारा प्रयत्न, यानी कि यहाँ पे प्रयत्न को आप गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे परिमाण आएगा। लेकिन परिमाण कौन सा? कौन सा आएगा परिमाण? बताइए। हाँ, यहाँ पे परिमाण आएगा अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित सारा। चलिए, अब आता है सभी लोग हंस रहे हैं। सभी लोग हंस रहे हैं, तो सभी लोग, यहाँ पे कौन सा आएगा? संख्यावाचक आएगा, लेकिन अनिश्चित। संख्या लेकिन अनिश्चित। ठीक है, सभी लोग। अब वहाँ लोग कितने हैं वो नहीं पता। ठीक है, अब आया यहाँ पे तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। बहुत क्या है? परिमाण आएगा, तो यहाँ पे परिमाण है। कौन सा? अनिश्चित। ठीक, चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपके? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। इस पाठ में 5 उदाहरण छाट कर लिखो। सार्वनामिक क्या होता है? जब किसी की तरफ इशारा किया जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 होता है सार्वनामिक, यानी वह लड़की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें से पाठ में से जो 4 शब्द हैं, ये 5 शब्द इस तरह के छांट करके लिखने हैं। ठीक है, अब ये कुछ करने की जो वो है आपके लिए। यहाँ पे क्या तुम अपनी पोशाक से खुश हो? पोशाक यानी कपड़े, पोशाक यानी कपड़े। अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? तो ये कल्पना के आधार पर जो है ये आप कर सकते हो। ये जस्ट आपके ज्ञान के लिए है, इनको करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जब पाठ के पीछे दिए गए हैं तो ये आपको समझाना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छू कर देखो, अंतर महसूस करो। तो ये जो है ये एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। ये आपको किस मौसम में कौन सा कपड़ा पहना जाता है, इसके बारे में जो है आपको क्लास में चर्चा करनी है। अपने बच्चों के जो सहपाठी हैं उनके साथ में चर्चा करनी है। हथकरघा, यहाँ पे देखिए हथकरघा, हथकरघा का मतलब हाथ का जो चरखा होता है। मील के कपड़े बनाने के तरीके में के बारे में आसपास के बड़ों से पता करो। संभव है ये, लेकिन होगा तभी जब आपके अंदर की जिज्ञासा जागेगी और आप कुछ नई चीज़ जो भी आपके अध्याय में आए उस चीज़ को सीखना चाहोगे, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ को जानना आपका अधिकार है और उसको करना या ना करना वो अलग बात है, लेकिन जानना ज़रूरी है। तभी आपको प्रैक्टिकली भी और आपको किताब से भी बहुत मदद मिलेगी, और इसके अलावा आप जीवन की जो कलाएं हैं उन्हें भी सीख जाओगी। ठीक है, तो मील के कपड़े में और हाथ के बने हुए कपड़े में क्या अंतर है? संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। और आजकल तो ऐसी अब नई शिक्षा नीति आ गई है, तो नई शिक्षा नीति के आधार पे भी आपको ये करना ही होगा आगे।
चलिए, भारत विविधताओं का देश है। आपको पता ही है कि हमारे भारत में जो है वो अनेक प्रकार की धारणाओं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत के हैं। अलग हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली बदलती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर भोजन बदलते हैं। सबके खाने पीने का, पहनने का, उठने का, बैठने का, सबका तरीका अलग है, लेकिन फिर भी हम भारतीय कहलाए जाते हैं। इस बात का हमें गर्व है और होना भी चाहिए। कक्षा के बच्चे और शिक्षक अपने अपने इलाकों की वेशभूषा के बारे में बातचीत करें। ये जो है आपकी कक्षा का कार्य है, जिसे आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं। अपनी अध्यापिका से या अध्यापक से, जो भी आपका मेल और फीमेल मेंबर जो भी है, उसके साथ आप बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि आप कौन से उससे प्रांत से आए हो, या आप कौन से प्रांत से बिलोंग करते हो, या आप कहाँ के रहने वाले हो, और वहाँ का पहनावा क्या है, खान पान क्या है। बच्चे इस काम में परिवार की मदद भी ले सकते हैं। और आगे आपके यहाँ पर ध्यान देने योग्य शब्द भी हैं। फ्रील है, और मैंने तो आपको पाठ पढ़ाते समय भी नीचे रेखांकित कर आपको उनके अर्थ बताए हैं। फिर भी यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिए गए हैं। फ्रील है, फ्रील को झालर बोलते हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। खुराक यानी निश्चित मात्रा, स्टॉक यानी संग्रह, भंडार, बुरकना, चूर्ण जैसी वस्तु को जो छिड़कने के लिए बोलते हैं। छुटपन यानी बचपन, कमतर यानी ज़्यादा, छोटा, लघुतर, या इस टाइप के हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है, आप इस पाठ को पढ़कर आनंदित हुए हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।